गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की यूट्यूब वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने कल कहा था कि आप लोगों के लिए सरप्राइज वीडियो लेकर मैं आऊंगी, तो मैं फिर से आज आपके सामने उपस्थित हूँ। बच्चों, आज मैं आपके सामने हिंदी विषय के अंतर्गत एक पाठ के रूप में व्याकरण है, जिसके महत्वपूर्ण भाग संधि की ओर आपका ध्यान हम आकृष्ट करना चाहती हूँ। ऐसे अभी फिलहाल 10th बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली है और इसके मद्देनजर मैंने इस शीर्षक को चुना है ताकि हमारे 10th के परीक्षार्थी भी इससे लाभ उठा सकें और परीक्षा में अच्छा कर सकें। इसलिए बच्चों, संधि को जानने के लिए सर्वप्रथम हमें वर्ण की समझदारी विकसित करनी होगी। जब तक हम वर्ण के प्रति सजग नहीं होंगे, समझदार नहीं होंगे, तब तक हम संधि को पूर्ण रूपेण सही रूप में उसे हल नहीं कर सकते हैं। इसलिए बच्चों, संधि पर चर्चा करने से पहले मैं संक्षिप्त रूप में वर्ण पर चर्चा करना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों की यादगारी जो है फिर से यादगारी की पुनरावृत्ति हो जाए और आप अपने प्रश्नों का सही सॉल्यूशन ढूंढ सकें। ठीक है बच्चों, तो मैं फिर वर्ण की चर्चा करती हूँ, उसके बाद मैं आगे संधि की ओर बढ़ूंगी। अभी हम वर्ण के विषय में जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों कि वर्ण की परिभाषा क्या है। परिभाषा वर्ण की परिभाषा होती है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। बच्चों, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी भाषा की वह लघुत्तम इकाई, वह छोटी से छोटी इकाई जिसको हम किसी भी हाल में दो वर्गों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं, यदि मैं क लिखती हूँ तो क एक व्यंजन वर्ण है, और आप जैसा कि सभी जानते हैं कि कोई भी व्यंजन वर्ण जो होता है बिना स्वर वर्ण की सहायता से नहीं बोला जाता है या नहीं लिखा जाता है। तो क लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? क जोड़ अ लिखना पड़ता है। ठीक है, क जोड़ अ लिखना पड़ता है। लेकिन अब इस क को यदि हम चाहेंगे कि वर्गों में विभाजित कर दें, इसे तोड़ दें, तो यह संभव नहीं है। तो वर्ण हम उसी को कहते हैं, उसी छोटी इकाई को कहते हैं जिसके खंडे या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। आगे चलते हैं हम बच्चों, वर्णों की संख्या पहले हम जान लें कि वर्णों की संख्या क्या होती है। तो वर्णों की कुल संख्या जो है वह 52 होती है। 52 होती है। ठीक है, वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। अब आपके सामने, आपके मन मस्तिष्क में यह प्रश्न उभर रहा होगा कि आखिर ये वर्ण कौन कौन से हैं। तो आपने पहले भी स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के विषय में बखूबी जानकारी ली होगी, और फिर से मैं दोबारा बताने जा रही हूँ कि इन 52 वर्णों में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे स्वर वर्ण। जैसा कि सभी जानते हैं, स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है ना। स्वर
वर्णों की संख्या 11 होती है, जिसमें है अ, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये जो है 11 स्वर वर्ण की संख्या होती है। अब इन स्वर वर्ण के बाद हम जानेंगे कि व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं। अब हम जानेंगे व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण बच्चों, व्यंजन वर्ण को संक्षेप में हम बोलते हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग और पवर्ग। और यदि कोई नहीं जानते हैं तो यह जान लें कि कवर्ग में क्या होता है। क, ख, ग, घ, अंगा। इसी तरह से चवर्ग में च, छ, ज, झ और य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। ये जो होते हैं 5 कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इन पांचों में 5-5 वर्ण होते हैं। 5-5 वर्ण होते हैं कि इन व्यंजन वर्णों की कुल संख्या हो जाती है बच्चों 25। ठीक है। और इन 25 वर्णों को हम जो है एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है। दूसरे नाम से भी जानते हैं जिनको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। इसलिए यदि परीक्षा में यह पूछे कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं या स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपके ये 25 व्यंजन वर्ण हैं उसी को हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। इसके बाद बच्चों हम आते हैं अंतस्थ। एक व्यंजन आता है, इसके बाद अंतः अस्थ। ठीक है। अंतः अस्थ, जिसको हम कहते हैं या, रा, ला, वा। अंतस्थ व्यंजन है या, रा, ला, वा। तो बच्चों इसको पॉज करके आप लिख लीजिए, फिर आगे के वर्णों की ओर हम चर्चा करते हैं। चलो बच्चों, तो फिर देखती हूँ कि अभी हमने चर्चा की थी अंतस्थ व्यंजन की ओर, है ना। तो अंतस्थ व्यंजन में मैंने बताया था, अंतस्थ व्यंजन में मैंने बताया था या, रा, ला और व। बच्चों कभी कभी ऐसा होता है ना कि उच्चारण स्थान भी परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं। उस समय बच्चे संकोच में पड़ जाते हैं कि यह उच्चारण स्थान क्या होता है। तो जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह के अंदर के जो जीभ, तलवा, दांत, ओष्ठ जो होते हैं वह अपना काम शुरू कर देते हैं और उसी कार्य के स्थान पर किसी भी
अक्षर का उच्चारण स्थान निर्धारित होता है। तो उसी तरह जैसा कि हम जानते हैं कि य की ध्वनि के लिए हमें जीभ की जरूरत होती है। य का उच्चारण स्थान जो हो जाएगा य के लिए जीभ जो है वह काम करता है। उसी तरह र के लिए क्या काम करता है? र की ध्वनि के लिए हमें तालु काम करता है, और ल की ध्वनि के लिए दांत काम करता है, और व की ध्वनि के लिए ओष्ठ काम करता है, ओष्ठ काम करता है। उसी तरह से आगे हम अंतस्थ के बाद हम समझेंगे कि उष्ण व्यंजन क्या है। उष्ण व्यंजन एक व्यंजन के रूप में उष्ण व्यंजन भी आता है। उष्ण व्यंजन नाम से ही स्पष्ट होता है कि उष्ण मतलब गरम, गरम ऐसी ध्वनि का उच्चारण जिसको करने से मुंह से जो है गरम हवा का प्रवाह आता है, जिसको हम उष्ण ध्वनि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उष्ण ध्वनि के अंतर्गत स, श, श और ह आता है। इनके उच्चारण में मुंह के अंदर से जो गर्म हवा प्रवाहित होती है, इसीलिए इनको हम उष्ण व्यंजन के नाम से जानते हैं। दूसरा इसके बाद एक व्यंजन है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन जिसको हम कहते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये चार जो होते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये बच्चों इसमें ध्यान देने की जरूरत है। ये काफी कंफ्यूजिंग होते हैं और परीक्षाओं के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमेशा पूछे जाते हैं। संयुक्त का अर्थ ही होता है जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ, यानी कोई ना कोई दो वर्णों से मिलकर यह बना हुआ होता है। और परीक्षाओं में लगभग हमेशा पूछे जाते हैं कि छ किन किन वर्णों से मिलकर बना है, त्र किस किन वर्णों के मिलकर बना है। वैसी स्थिति में बच्चों आपके लिए महत्वपूर्ण है इसको जानना कि क, छ किन किन वर्णों के मेल से बना है। तो हम जानेंगे क हलंत जोड़ स लिखते हैं तो छ बनता है, त हलंत जोड़ र लिखते हैं तो त्र बनता है, और ज हलंत जोड़ न लिखते हैं, ज हलंत जोड़ बड़ी न लिखते हैं तो ज्ञ बनता है। और श के उच्चारण के लिए श हलंत जोड़ र लिखते हैं तो स्ला बनता है। इसलिए यह पाठ जो है वह काफी महत्वपूर्ण है। इस पाठ पे आप लोग अपना ध्यान की कक्षाओं में या आगे की किसी परीक्षाओं में आपको किसी प्रकार के कष्टों का सामना न करना पड़े। आगे बच्चों संयुक्त व्यंजन के बाद एक द्विगुण व्यंजन भी आता है। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन में होता है ड और ढ। ड और ढ को हम द्विगुण व्यंजन के नाम से जानते हैं। तीसरा जो व्यंजन है वह, तो आगे का वर्ण जो है वह अनुस्वार है और उसके बाद विसर्ग है, जिसको बच्चों हम दूसरे रूप में अयोग वाह के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में कंफ्यूजन हो जाता है कि पूछा जाता है कि अयोग वाह क्या है। उस समय बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि अयोग वाह किसे कहते हैं। तो यह बहुत छोटी सी बात है। अनुस्वार और विसर्ग को हम अयोग वाह के नाम से जानते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ तो वर्णों की संख्या खत्म हो जाती है, लेकिन हम देखेंगे कि आखिर हमने जितने भी वर्ण पढ़े हैं उसकी कुल संख्या कितनी होती है। पहले जैसा कि हमने बताया था कि वर्णों की कुल संख्या 52 होती है, तो अब हम देखते हैं कि वर्णों की कुल संख्या 52 हुई कि नहीं हुई।
स्वर वर्णों की संख्या हमने 11 बताया था। व्यंजन वर्णों की संख्या मैंने 25 बताया था। अंतस्थ वर्ण जो होते हैं 4 होते हैं। उष्ण वर्ण जो होते हैं वो 4 होते हैं। संयुक्त वर्ण जो होते हैं वो 4 होते हैं। द्विगुण व्यंजन जो होते हैं वो 2 होते हैं। और अनुस्वार और विसर्ग भी जो होते हैं वो 2 होते हैं। इस तरह से यदि हम सबों को जोड़ देते हैं तो हमारे वर्णों की कुल संख्या यहाँ जो है वह 52 आ जाता है। इसलिए इन 52 वर्णों को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो संधि को समझने में आपको कहीं भी कठिनाई नहीं होगी। बच्चों, अंत में एक छोटी सी बात और है जिसको मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। कभी कभी वर्णों में उच्चारण स्थान भी परीक्षाओं में पूछी जाती है ना। तो अक्सर ये उच्चारण स्थान पूछी जाती है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग में से किसी भी एक अक्षर को लेकर उसका उच्चारण स्थान पूछा जाता है। तो बच्चों, ये सीधे सीधे जान लें कि कवर्ग का उच्चारण स्थान जो है वह कंठ है। चवर्ग का उच्चारण स्थान जो है तालु है। टवर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा है। तवर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। और पवर्ग का उच्चारण स्थान जो है वो ओष्ठ है। इतना शॉर्टकट में भी यदि आप याद कर लेते हैं तो आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और आप इसको समझ भी लेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। यह चैप्टर आपका जो है वह खत्म होता है और अगले वीडियो में फिर कुछ नया लेकर आपके सामने हम उपस्थित होते हैं। तब तक मेरे चैनल को आप देखिए, उससे लाभान्वित होइए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नया वीडियो जो है आपको प्रतिदिन देखने को मिलता रहे। धन्यवाद।